दोस्तों, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत सुना होगा। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या फिर एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां पे उनको पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़े। आज का वीडियो उसी खास मुद्दे पे है। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के वो 15 टिप्स पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपने अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या फिर एक ऐसे स्टेज में जा सकते हैं जहाँ आपको अपने फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़े। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं कि भारत की एवरेज एज जो है 65-70 साल है, यानी कि शुरू के 30 से 35 साल जो आप मेहनत करते हैं उसी का फल आपको बाद के 30 से 35 साल तक मिलता है। अगर लाइफ को 2 भागों में विभाजित करते हैं, शुरू के 35 साल और बाद के 35 साल, तो इसी के बेस पे बनता है हमारी लाइफ का फ्यूचर। जी हाँ, हम किस प्रकार से शुरू के 35 साल को गुजारते हैं वो तय करता है कि बाद का 35 साल हमारा कैसा रहने वाला है। तो अगर आपकी एज भी 20 से 35 साल के बीच में है या फिर उसके आसपास है और अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आज के वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहली बात करते हैं अपने प्लानिंग की। जी हाँ, पहले तो आपको गोल शीट बनानी पड़ेगी कि आपको कितना पैसा हर महीने चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। जी हाँ, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए का मतलब ये है कि क्या आपका मासिक खर्च 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है या सिर्फ 50,000 रुपए है। आप जितना कुछ भी सोचते हैं कि आपका मासिक खर्च है और वो हमेशा आपके लिए बना रहे, उतना आपको तय करना पड़ेगा। प्लस आपको ये तय करना पड़ेगा कि यह अमाउंट आप कितने दिनों में बनाना चाहते हैं। जब ऐसी बातें होती है तो ज्यादातर लोगों का पहला जवाब यही होता है, ये तो मुझे अभी चाहिए और फटाफट चाहिए और करोड़ों में चाहिए। ध्यान रखिए, करोड़ों रुपए रातों रात नहीं आते, उसके लिए आपको बनाना पड़ता है। इसके लिए स्मार्ट गोल टेक्निक का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्मार्ट गोल टेक्निक क्या है और उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको विस्तार से जानने के लिए आप मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी स्मार्ट गोल बनाने का तरीके के ऊपर वीडियो बना रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बजटिंग। बजटिंग का मतलब है कि आपका जो भी आय का स्रोत है या फिर जो भी खर्च है उसका लेखा जोखा रखना। बजटिंग के ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखा है, उसे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, बजट में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितना खर्चा हो रहा है और कितनी आप कमाई कर रहे हो। किन चीजों को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका बजट हमेशा सरप्लस मिले। सरप्लस का मतलब होता है कितना आप इनकम कर रहे हैं और कितना आप खर्च कर रहे हैं। इनकम माइनस खर्च हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि सरप्लस में नहीं है, आप नेगेटिव बजटिंग में है, तो उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग की, वो है डेट फ्री लाइफ। अगर आपने ऑलरेडी कोई डेट ले रखा है, कोई कर्ज ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, तो सबसे पहले उसको चुकता करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जब तक आप डेट में रहेंगे, किसी कर्ज में रहेंगे, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री होने की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा डेट के रूप में यानी लोन के रूप में कहीं बाहर निकल जाता है। यानी कि लोन सबसे पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अब अपने करियर के बारे में प्लान करें कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप पैसे अर्न करेंगे। सबसे पहली चीज है कि अगले 5 या 10 वर्षों में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। द सेकेंड चीज, जो आप करना चाहते हैं उसका क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल मार्केट क्या है, आप जो करेंगे उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं भी या नहीं है। द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस पॉइंट इज, विल यू ग्रो, आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड द फोर्थ ऑप्शन ऑफ दिस पॉइंट इज कि क्या आप इस करियर को एंजॉय करेंगे। आप जो कुछ भी करने वाले हैं, ध्यान रखिए अगले 5 या 10 वर्षों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप 5 या 10 वर्षों तक इसे करना एंजॉय करेंगे। अगर आप एंजॉय करेंगे तभी इस करियर ऑप्शन में चुने, अदरवाइज आपको वो चुनना चाहिए जहाँ पे आपको पैसे भी मिले, जहाँ पे आपके पास स्किल्स भी है, जिसमें ग्रोथ के चांसेस भी हैं और जिसको आप एंजॉय भी करते हैं। द फिफ्थ इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ दिस फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का बेसिक मतलब ये होता है 6 से 12 महीने या 18 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपका मासिक खर्च 1 लाख रुपए है तो आपके पास कम से कम 6 लाख से 12 लाख रुपए जमा होने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे आप निकाल के उसे यूटिलाइज कर सकें। इमरजेंसी फंड का बेसिक मतलब यही होता है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या बिजनेस से निकलना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करके कुछ और करना चाहते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर ऐसी जगह पैसे पड़े हुए हैं जहां से आपको लगातार पैसा आता रहे। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे वीडियोस में जाके उसे चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़े खर्चे का प्लान। बड़े खर्चे जैसे आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने मकान को रेनोवेट करना है या कहीं वेकेशन पे जाना है, ये सारी चीजें बड़े खर्च लेके आती है। अगर ऑल ऑफ अ सडन बिना प्लानिंग के आप बड़े खर्च करेंगे, अचानक से कार खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, तो आपके पास जो इमरजेंसी फंड लगी हुई ना वो इसमें चला जाएगा।
पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने जो जमा राशि रखी हुई उसको आपने गाड़ी खरीदने में, मकान को रिनोवेट करने में खर्च कर दिया। दरअसल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बड़े खर्च के लिए भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए और उसकी प्लानिंग कम से कम 1 साल पहले से शुरू होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो कार अचानक से ना खरीदें, उसके लिए कम से कम बेसिक अमाउंट जमा करें, हर महीने उसकी प्लानिंग करें। जैसे मान लीजिए कि आपको कार खरीदनी है 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए एक साथ आप जमा नहीं कर सकते और 12 महीने में 7 लाख रुपए हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हर महीने कम से कम 10 से 20 हजार रुपए भी अगर आप जमा करना शुरू करते हैं इसके लिए, तो अगले 12 महीनों में 2.5 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे। तो 7 लाख की एक कार को खरीदने के लिए 2.5 लाख अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो सिर्फ 4.5 लाख से 5 लाख रुपए का ही अमाउंट का आपको ईएमआई करना होगा और ईएमआई का बर्डन आपका कम होगा। कहा तो ये जाता है कि जितना कम ईएमआई के बर्डन में आप जाए लाइफ उतनी बेहतर होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पूरा का पूरा बर्डन ईएमआई पे नहीं करें, बल्कि उसकी प्री प्लानिंग जरूर करें। 7th है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब आप काम नहीं करेंगे पर्टिकुलर एज के बाद, तो क्या आपके पास कोई फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। कुछ ऐसी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से रिकरिंग मनी आता रहे। एफडीज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एनपीएस हो सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम्स हो सकते हैं। इट ऑल अप टू यू कि आप किस प्रकार से आप अपने मनी को लिवरेज करते हैं ताकि एक सर्टेन एज के बाद वो रिकरिंग मनी के रूप में आपके पास आता रहे हर महीने। रिटायरमेंट की प्लानिंग जितनी जल्दी करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। ध्यान रखिए, कई बार ऐसा लगता है कि जब आप अर्ली 20s या 30s में होते हैं, जब नई जॉब शुरू की है, उस समय हमें रिटायरमेंट के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रखिए, यही एक एज है जहाँ पे आपको दरअसल में अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसी एज पे आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा शुरू करेंगे तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले पाएंगे। यानी कि आपको शायद 60 वर्षों तक काम करने की जरूरत ना पड़े, आप 40 में ही रिटायरमेंट ले सकते हैं, 45 में ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी 30, 35 या 40 के हो सकते हैं, स्टिल यू हैव टाइम टू हैव अ रिटायरमेंट प्लान बाय 50-55। बट उसकी प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो बड़ी चीजें हैं, जो लाइफ के लिए प्लान करना जरूरी है ना, उसके लिए टाइम बर्बाद मत कीजिए। मत सोचिए कि कल सोचूंगा, करूंगा, देखता हूँ, बात करूंगा किसी से। नहीं, आज ही प्लान कीजिए। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़े, आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। आप आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे और आप बेहतर प्लान बनाइए अपने फ्यूचर के लिए। 7 बातें कर चुके हैं, बढ़ते हैं हम 8वीं प्लानिंग की ओर। जी हाँ, 8वीं प्लानिंग है फाइंड आउट द सोल्यूशन और द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मनी। जी हाँ, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मनी का मतलब ये है कि आपका एक प्राइमरी जॉब ऑलरेडी है, प्राइमरी जॉब के अलावा कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करें जहां से छोटी मोटी इनकम आती रहे। हो सकता है कि आपको उसमें टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े, और करना भी पड़े तो सिर्फ इतना हो जिससे आपका करंट जॉब इम्पैक्टेड ना हो, साथ ही आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी इम्पैक्टेड ना हो। अगर ऐसी कोई प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनता है जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर प्लान कर सकते हैं। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अर्ली एज में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 20 या 30 के हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अचानक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाता है, पैसे आने लगते हैं और आप उसकी प्लानिंग नहीं करने की वजह से कुछ भी खर्च करते हैं। आपको खरीदनी है एक शूज जो सिर्फ 1000 रुपए की होनी चाहिए, आप शायद 1500 की जूते खरीद के ले आते हैं कि कोई बात नहीं, अगले महीने फिर अर्न कर लेंगे और फिर एंजॉय कर लेंगे। एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं अगर प्लान करके किया गया है। कोशिश करें कि इनिशियल डेज में, इनिशियल एज में, इनिशियल ईयर्स में अपने लाइफ को मिनिमम वैल्यू पे यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जी हाँ, आपका जितनी भी आमदनी है उस आमदनी के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें चीजों को खरीदने की। जरूरत पड़े तो जितने की आपकी प्लानिंग है उससे थोड़ा नीचे की प्लानिंग कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 5 लाख की कार खरीद सकते हैं तो अगर 4 लाख की कार खरीद ले तो ज्यादा बेहतर। अगर आपको लगता है कि आप 2000 के जूते खरीद सकते हैं तो अगर आप 1500 या 1000 रुपए के जूते खरीदते हैं तो बेहतर होगा। अब कई लोग इस पे कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे कि अगर लाइफ को इतना ही मेजरेबल जीना है तो फिर लाइफ में मजा कहाँ रह जाएगा। दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ के शुरुआत में अगर आपने थोड़ी मिनिमलिस्ट लाइफ इस्तेमाल कर ली, बना ली, तो ध्यान रखिए बाद की लाइफ आपकी इजी होने वाली है। लेकिन शुरू में अगर आपने ऐशो आराम पे खर्च किया, शोहरत पे खर्च किया, लोगों के दिखावे पे खर्च किया, तो बाद की लाइफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज आर्ट्स की हमें दोनों में से कौन सी लाइफ चाहिए। जल्दी से जल्दी प्लानिंग करके बाद में आराम चाहिए, या अभी कुछ भी कर लेते हैं बाद का बाद में देख लेंगे, ये चाहिए। ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है और आज के डेट में भी ये प्रूवन फैक्ट है कि जो आज अच्छी प्लानिंग करता है वही कल एंजॉय करता है। 9 बातें कर चुके हैं, अच्छी और बातें फटाफट अगले 2 से 3 मिनट में खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं।
प्लान द इनकम सोर्सेज। जी हाँ, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक कोर इनकम का सोर्स होगा, एक एडिशनल इनकम का सोर्स होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और प्लानिंग करके उसकी बजटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपके कोर सोर्स ऑफ इनकम का खर्च कहाँ जाएगा और जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है उसका खर्च कहाँ जाएगा, ये आपके लिए तय करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि 2 डिफरेंट सोर्स से इनकम आपको हो रहे हैं या 3 डिफरेंट सोर्स से इनकम हो रहे हैं और सारे आप एक ही अकाउंट में ऐड कर देते हैं और इसकी वजह से खर्च भी सब एक साथ ही हो जाते हैं। दरअसल में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम का यूटिलाइजेशन डेली के खर्च में नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में तुरंत उसका यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसकी प्लानिंग कुछ और होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है आपके लाइफ की सेफ्टी। जी हाँ, लाइफ की सेफ्टी आप कैसे रखेंगे? इंश्योरेंस प्लान आपको जरूर लेने चाहिए। 3 इंश्योरेंस प्लान कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जरूर बताएंगे। वो है सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हार्डली आपका महीने के 200-400, 500, 600 रुपए का खर्च आएगा डिपेंडिंग ऑन योर एज। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकता है। यानी कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अचानक से आपको या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पे बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। कवरेज का ध्यान रखिए, कितना ज्यादा आप कवरेज ले सकते हैं, कितना प्रीमियम पे के। अगर आप चाहें तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए तक का भी आप अलग अलग तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, बट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जरूर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यूजुअली आपको इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे भी कम है और उनका इनकम भी कम होता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस दरअसल में आपकी लाइफ का एक्चुअल कवरेज है। बाकी जो लाइफ कवरेज है ना, उसमें कवरेज होता है प्लस रिटर्न के चांसेस रहते हैं, तो कवरेज कम रहता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ रिटर्न तो नहीं आता, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आपकी लाइफ बड़े अमाउंट के लिए कवर हो जाती है, जैसे 1 CR, 2 CR, 3 CR, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग। और ध्यान रखिए, टर्म इंश्योरेंस जितने कम एज में आप शुरू करेंगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और कम पैसे में ज्यादा बड़ा कवरेज ले सकते हैं। यूजुअली 15 से 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट होता है और उसके बाद लाइफ एंड तक ये कवर्ड रहता है। लाइफ इनकम भी कुछ भी होता है, वैसे कंडीशन में वो 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए आपके डिपेंडेंट को मिल सकता है। इसकी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए इंसान को। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज एक्सीडेंटल प्लान एंड या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी प्लान। किसी ऐसे सिचुएशन में किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी आती है, इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, जॉब ही नहीं कर पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में सोर्स ऑफ इनकम रुकने के डर रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग आपको नहीं गाइड करेंगे, खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर्स, लेकिन ये हमारी लाइफ में जरूर रखना चाहिए। 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। अब ये पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रिनाउंड हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 2, 4, 5 हज़ार रुपये साल के, लेकिन ध्यान रखिए ये पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी लाइफ की प्लानिंग को ही चेंज कर देंगे। जी हाँ, आपके फाइनेंशियल चेंज होते हैं ईयर एंड ईयर। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, हर साल आपकी लाइफ में भी कुछ एडिशन होते हैं, खर्चे भी चेंज होते हैं। तो आपके इनकम और आपके खर्चे के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे वो आपको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं कि आपके पैसे का कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन कौन सी चीज में इन्वेस्ट होना चाहिए, कितनी सेविंग होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इनिशियली ये थोड़ा खर्चा लगेगा क्योंकि हम सभी लोगों को फ्री में काम करने की आदत है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेव एंड इन्वेस्ट। सेव एंड इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट। जी हाँ, हर महीने आपको सेविंग करनी ही है और इन्वेस्टमेंट करना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको रुकने नहीं देना है। सेविंग करनी ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है, सेविंग करनी ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है। इसको लकीर बना लीजिए और उसके फकीर बन जाइए, तब आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 15वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस प्रकार से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे? डिसिप्लिन। जी हाँ, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं फिर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो चीज आपने डिसाइड की उसको जरूर करें, चाहे कैसे भी सिचुएशन बने। कभी कभी ऐसा हो ही सकता है पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर डेज में आप कुछ पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब नहीं इसको वहाँ रोक देना है, आपको अगले दिन या अगले महीने से इसे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग इन द लाइफ विच एक्चुअली गिव्स यू द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल और फ्रीडम ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ। इन्हीं 15 बेहतरीन टिप के साथ आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। नमस्कार।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।